हाय हर्ष, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन मैम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर दी? मैम आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे मैं बात करूं। हर बंदा मुझसे यही सवाल पूछ रहा है, लेकिन आईटीआर के नाम से अब यकीन मानिए मेरी टेंशन बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मेरे मन में घूमते रहते हैं कि मैं टैक्स के दायरे में आता हूँ या नहीं आता हूँ। अगर मैं आता भी हूँ तो मुझे कौन सा रिटर्न चुनना होगा, और ऐसे ही इस तरह के सवाल से बचने के लिए मैं अवॉइड करता हूँ कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना चाहिए। हर्ष देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आप कुछ कंडीशंस को मीट करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। तो हाँ मैम। अगर आपकी साल में कोई भी इनकम होती है, सैलरी से या बिजनेस प्रोफेशन से या कैपिटल गेन से या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड और ऐसे कुछ इनकम्स, और ये 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। तो क्या आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है? हाँ मैम, 2.5 लाख से तो काफी ज्यादा है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, यानी इसके मैं अलावा टैक्स के दायरे में आता हूँ मैम? मैं 2.5 लाख से बिल्कुल ज्यादा होगी तो मैं टैक्स के अगर दायरे में आता हूँ? बिल्कुल अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप टैक्स के दायरे में आते हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, टैक्स पे करना है। अगर आपका टैक्स नहीं भी बनता तो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी है। टैक्स पे करना और इनकम टैक्स रिटर्न भरना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आपका टैक्स नहीं भी बनता, जैसे आप सैलरीड है, आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, जितनी भी आपकी इनकम है, आपका एम्प्लॉयर जो है उस पर पूरा टीडीएस काट के सरकार को जमा करा देता होगा। तो हो सकता है जब आप अपनी रिटर्न भरने बैठेंगे तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रिटर्न भरनी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है मैम। तो मैम अब इसके बाद मेरे माइंड में सवाल उठा कि आपने ये तो बता दिया कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, लेकिन मैम मुझे ये बताइए कि कौन सा रिटर्न फाइल करना है, और सबसे पहले मैम कितने तरह के रिटर्न होते हैं ये बता दीजिए मुझे। 7 तरह के रिटर्न होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आपको आपको जो रिटर्न देखनी है, आपको देखनी है 1, 2, 3, 4 तक। इनमें अच्छा। से कोई एक रिटर्न आपको भरनी होगी। अच्छा, मुझे मुझे इन चारों में से एक डिसाइड करना होगा। तो मैम सबसे पहले फिर वन से शुरुआत की जाए क्यों ना, कि पहला जो आईटीआर वन है जिसे हम शायद सहज के नाम से जानते हैं मैम। जी तो मैम वो बिल्कुल। आईटीआर जो वन है वो उसे कौन लोग भर सकते हैं, उसके बारे में समझाइए मैम। देखिए, आईटीआर 1 सबसे सिंपल रिटर्न होती है। आप उसको खुद भी भर सकते हैं, आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईटीआर 1 बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई है, जिसमें एक व्यक्ति जिसकी सैलरी या पेंशन से इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम है, वो ये रिटर्न को भर सकता है। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है, या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं ड्यूरिंग द ईयर, या आप कोई अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, या आप नॉन रेजिडेंट हैं, या आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 हाउस प्रॉपर्टी से है, यानी कि एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा है, या आपकी कोई बिजनेस प्रोफेशन से भी इनकम है, या आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी फॉरेन कंट्री में, तो आप ये रिटर्न नहीं भर पाएंगे। तो सीधा सीधा समझे तो जो बेसिक कमाई करने वाले, सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जो कमाई करते हैं, और उनका बाकी जो मैंने चीजें बताई इनमें कोई रोल नहीं है, तो वो आराम से आईटीआर 1 भर सकते हैं, और ये भरनी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैम मैं आपके जो आपने मुझे समझाया कि आईटीआर वन कौन फाइल कर सकते हैं ये तो मैं समझ गया, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैम पलट दूं कि कौन से लोग आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं, अगर आप इस पे और क्लैरिटी दे तो मैम मेरे माइंड में और क्लियर चीजें हो जाएंगी कि आखिर आईटीआर वन कौन नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर देखिए आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। ठीक है मैम। अगर आप कोई भी कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक भी दिन अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे, या ठीक है आपने मैम। किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड किए, तो आप ये रिटर्न नहीं भर सकते। अगर ठीक है आप मैम। नॉन रेजिडेंट हैं, आप तो भी नहीं भर सकते। अगर आपकी हम्म। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, आप तो भी नहीं भर सकते। या आपकी कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आ रही है, या आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इंडिया से बाहर, बाहर। इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग साइनिंग अथॉरिटी, यानी कोई साइनिंग अथॉरिटी भी है अगर इंडिया से बाहर, तो भी आप ये रिटर्न नहीं भर सकते। ठीक है मैम, अब मुझे लगता है कि आईटीआर वन बहुत ही अच्छे से आपने समझा दिया। ये भी आपने मुझे बता दिया कि मैं टैक्स के दायरे में आता हूँ, ये भी आपने मुझे बता दिया कि मैं कौन सा मतलब आईटीआर जिस हिसाब से बताया तो उस हिसाब से तो मैं आईटीआर वन में मैम मैं ही आता, मैं फॉल करता हूँ और मैं इसको फाइल करूंगा और आपसे सीखूंगा भी कैसे इसको फाइल किया था। अब मैम आईटीआर टू की बात करते हैं कि आखिर आईटीआर टू जो है वो आईटीआर वन से कैसे डिफरेंट है और उसे कौन लोग फाइल कर सकते हैं। देखिए, आईटीआर 2 और 1 में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर आप आईटीआर 1 में फॉल नहीं करते, जैसे मैंने कुछ कंडीशंस बताई कि अगर आप ये कंडीशंस मीट करते हैं
तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो अगर आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते तो आपके पास ITR 2 और 3 आती है। तो ओके 2 में आपका अगर जैसे कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन अगर आपका है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। और ओके अगर अगर आपका एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हैं, या नॉन रेजिडेंट हैं, तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे, तो आपको ITR 2 भरनी होगी। तो ITR 2 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है ITR 1 से, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। ठीक है मैम, आपने कैपिटल गेन्स की बात की तो मेरे माइंड में मैम एक सवाल आया। कैपिटल गेन्स मैम मुझे क्लियर कीजिएगा, थोड़ा सा और करेक्ट कीजिएगा कि कैपिटल गेन्स मैम दो तीन तरह की चीजों से होते हैं। तो मैम शेयर मार्केट में आपने निवेश किया तो आपको कैपिटल गेन्स हुआ, प्रॉपर्टी से आपको कैपिटल गेन्स हुआ, तो मैम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपको कैपिटल गेन्स हुआ। तो मैम इन सब चीजें अगर मान लीजिए मैंने ये सब जगहों पर निवेश कर रखा है या फिर मुझे प्रॉपर्टी के जरिए कैपिटल गेन्स हुआ, तो मैं ITR 1 फाइल नहीं कर पाऊंगा, मैं ITR 2 में आ जाऊंगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको कोई भी तरह का कैपिटल गेन होता है तो ITR 1 में कोई कॉलम नहीं है जहां पे आप अपना कैपिटल गेन दिखा सके, तो ओके आपको ITR 2 ही भरनी होगी। तो आपको इन चीजों से कहीं से भी गेन होता है, यानी कि आपने शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे, प्रॉपर्टी बेची, गोल्ड बेचा, कुछ भी ऐसे आपने कैपिटल एसेट बेचा और उससे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी जो कैलकुलेशन है, उसका जो टैक्स है, वो सारा आपको ITR 2 में दिखा के जमा कराना होगा। ओके मैम, अब ITR 1 और 2 आपने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया मुझे। एक एज अ लेमैन मुझे बिल्कुल क्लैरिटी हो गई मैम। अब मेरा मैम तीसरा सवाल आपसे ये है कि ITR 3 और 4 ये किन लोगों के लिए मैम? ठीक है, तो देखिए ITR 3 और 4, ITR 3 की अगर हम बात करें तो ITR 3 जैसे मैंने बताया कि अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रही है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो रही है तो आप ITR 2 भी फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ITR 2 में भी कोई कॉलम नहीं है जहां पे आप अपनी बैलेंस शीट और PNL बना सके। तो अच्छा अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो रही है तो आपको भरनी है ITR 3, जिसमें आप अपना पूरा बैलेंस शीट और PNL बना के पूरे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उस हिसाब से आप टैक्स देते हैं। तो ITR 3 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशंस होती हैं, आपका PNL बनता है, बैलेंस शीट बनती है, और भी कई जानकारी जाती है। तो ITR 3 हो गई बिजनेस प्रोफेशन के लिए। ठीक अब है मैम। अब सरकार ने कहा कि हर व्यक्ति बिजनेस प्रोफेशन से जो पैसा कमा रहा है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट और PNL बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है और काफी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और हर व्यक्ति आउटसोर्स नहीं कर सकता, एक CA एम्प्लॉय नहीं कर सकता। बिल्कुल मैम। तो उनके लिए जिन लोगों की इनकम टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, उनके लिए एक प्रोविजन लाया गया कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिजम्पटिव इनकम में भर दीजिए, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाना। तो जिन लोगों को ये प्रोविजन दिया गया है और जो इसका जिसको अवेल करना चाहते हैं, जिनको बैलेंस शीट और PNL नहीं बनाना, वो ITR 4 भर सकते हैं। तो ITR 4 भी जैसे ITR 1 सिंपल होती है, वैसे ही ITR 4 भी बहुत सिंपल होती है और आप इसको खुद भर सकते हैं। अच्छा मैम, जो प्रिजम्पटिव जिसके टैक्स की बात की थी, जो सरकार स्कीम लेके आई थी, वो मैम 2 करोड़ से इनकी कम है टर्नओवर मैम, तो वो जी ITR 4 फाइल कर सकते हैं मैम। बिल्कुल, लेकिन ठीक है इसमें मैम। एक क्लॉज है कि आपको मिनिमम 6%, या अगर आप कैश में सेल कर रहे हैं तो 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, और जी अगर आप जी। किसी प्रोफेशन में है तो मिनिमम 50% आपको प्रॉफिट दिखाना है। ये क्लॉज है इस सेक्शन का, बट अगर आप एक बार अवेल करते हैं तो ये बहुत आसानी से आप अपनी रिटर्न भर पाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, ये तो आपने मुझे क्लियर कर दिया। अब मैम जो आपने बताया था कि 7 तक होते हैं, अगर आप बहुत ही संक्षेप में बता सके कि 5, 6, 7 उसके लिए मैम कौन कौन फाइल कर सकते हैं? 5 और 6 थोड़ी सी फिर भी रेलेवेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि 5 में अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म है या आप कोई LLP है, तो आपको जो रिटर्न भरनी है, आप 1, 2, 3, 4 आप रिटर्न भर ही नहीं सकते। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, PNL बना भी रहे हैं, फिर भी आप ये रिटर्न नहीं भर सकते, आपको ITR 5 ही भरनी होगी। और ITR 6 होती है कंपनीज के लिए, जहाँ पे कंपनीज जो जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी ने बनाई है, तो जो कंपनी की आइडेंटिटी है वो अपने डायरेक्टर से अलग होती है, तो कंपनी की रिटर्न अलग से जाती है, डायरेक्टर अपनी रिटर्न अलग भरता है, कंपनी अपनी रिटर्न अलग भरती है। तो कंपनी की रिटर्न जाती है वो जाती है ITR 6 में।
ठीक है मैम। मैम अब इसके बाद मेरा सवाल आपसे ये था मैम, क्योंकि आपने मुझे क्लियर कर दिया एकदम कि मैं ITR 1 फाइल कर सकता हूँ, तो अब मेरे माइंड में अगला सवाल ये उठ रहा है कि अगर मैं रिटर्न खुद से फाइल करता हूँ, क्योंकि आपने बताया कोई खुद से भी फाइल कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ उसको। तो मुझे ये समझाइए मैम कि कौन सी गलतियों से मुझे बचना चाहिए अगर मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, कि मुझसे गलती ना हो जाए। ऐसे में जैसे मैं सुनता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, तो वो कहते हैं नोटिस भी आ जाता है कई बार, या गलत चीजें आपने फाइल कर दी। तो ऐसी उन गलतियों के बारे में हम समझाइए कि हमको जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनसे अवॉइड करनी चाहिए। जी, बस जब आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं तो गलती होने का चांस डेफिनेटली ज्यादा रहता है, तो आपको थोड़ी सी और केयरफुल रहना है, उसके बाद ही अपनी रिटर्न भरनी है। तो मैं बता देती हूँ आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रखने हैं, कोई भी इनकम को मिस नहीं करना है। यानी कि अगर कोई इनकम आपको लगता है कि छोटी है, छोड़ दो, वो गलत है, आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि आप सारी रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है, तो आप कोई भी इनकम छोड़ नहीं सकते। ठीक है दूसरी मैम। चीज जो आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले, वो ये है कि आपको अपना AIS और 26AS ये दोनों चेक करने हैं, और अपनी रिटर्न को इसी को देखने के बाद फाइल करना है। AIS में अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो उसको फीडबैक के जरिए ठीक कराना है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप मिस कर रहे हैं और AIS में है तो उसको दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है हमारे क्लाइंट्स के साथ क्या होता है, जब वो डेटा देते हैं तो वो कैपिटल गेन को भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई शेयर्स को खरीदा बेचा, कोई एक का शेयर खरीदा बेचा, या ओके। म्यूचुअल फंड से STP लगा रखी है। वो STP में क्या होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है लिक्विड फंड में, उसको जब वो इक्विटी में शिफ्ट होता है तो माना जाता है पहले रिडेम्पशन हुई फिर री इन्वेस्टमेंट हुई, तो हम्म। कैपिटल गेन लग जाता है। तो क्लाइंट्स को पता नहीं होता कि ये भी देनी है, ये डिटेल्स भी देनी है अपने CA ठीक को, है मैम। या खुद से डालनी है। तो AIS में ये सब आ रहा है, तो अपना AIS चेक करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक मैम यूज नहीं हो रही यहाँ है। पर मेरा एक सवाल है आपसे मैम, क्योंकि पीछे खबरें भी हमने ऐसे पढ़ी कि 26AS जो है AI के थ्रू मतलब रिप्लेस हो सकता है। और यहाँ तक कि मैम जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो जब भी हम बात करते हैं जो CA हैं या फिर जो भी एक्सपर्ट है, तो वो हमें बोलते हैं कि फॉर्म 16 के साथ आपको एक बार 26AS का मिलान करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो मैम कहाँ, या AI के साथ करें या फिर फॉर्म 26AS के साथ करें, कहाँ करें मैम? थोड़ा सा इसके बारे में समझा सकते हैं आप? फॉर्म 16 तो आपको आपका एम्प्लॉयर देता है, वो आपकी जो सैलरी उस साल की होगी उसमें यूजुअली वही अमाउंट आ रहा होगा, वो तो ठीक है। आपका मैच करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर आपके पास दो फॉर्म 16 है, यानी कि आपने इस साल के बीच में कहीं जॉब चेंज किया, तो आपके दो फॉर्म 16 होंगे, तो आपको दोनों को मैच करना होगा। तो फॉर्म ओके। 16 तो आपको मैच करना ही है, लेकिन फॉर्म 16 में अगर कोई चीज गलत है, जैसे आपने अपने एम्प्लॉयर को डिडक्शंस नहीं सबमिट करी और आपके एम्प्लॉयर ने आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं दिया, तो आप रिटर्न में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में फॉर्म 16 से मैच नहीं होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है। 26 ईयर्स में कोई TDS कटा है और आपने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम रिपोर्ट नहीं की अपनी रिटर्न में, तो प्रॉब्लम है। या AIS में कोई इंफॉर्मेशन आपकी आ रही है कि आपने 25 लाख के शेयर्स बेचे, 30 लाख के शेयर्स बेचे, लेकिन आप कैपिटल गेन अपना दिखा नहीं रहे हो, तो दिक्कत है। तो आपको AIS और 26AS से मैच करके अपनी रिटर्न को भरना है। फॉर्म 16 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर फॉर्म 16 में कोई गलत इंफॉर्मेशन है तो आप उसको अपनी रिटर्न में रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है मैम। मैम और कोई पॉइंट्स जो आप बता और रहे थे? इसके अलावा जब आप अपना चालान पे करते हैं, जब आप टैक्स पे करते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, तो ज्यादातर लोग ना असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, किस हेड में टैक्स पे करना है। उसका ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि अगर आप गलत टैक्स पे कर देते हैं तो आपको उस साल की रिटर्न में आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो मैं आपको शुरू में बता रही थी कि अगर आपका TDS डिडक्ट हो गया है, तो लोगों को लगता है कि हमारा टैक्स तो डिडक्ट हो गया, हमें रिटर्न भरनी ही नहीं है। तो हम्म। ये भी ध्यान रखना है कि अगर TDS डिडक्ट हो भी गया है पूरा का पूरा, तो भी आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, रिटर्न भरने के बाद उसको E वेरीफाई करना, जो लोग भूल जाते हैं, अगर आप E वेरीफाई नहीं करते तो यही माना जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है। तो E वेरीफाई करना सबसे जरूरी है। ठीक है मैम। मुझे लगता है मैम आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी, उनके माइंड में भी यही सवाल होंगे, क्योंकि एज अ कॉमन मैन मैंने भी समझने की कोशिश करी कि कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम सब अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहते हैं कि बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को सबसे पहले जानने, समझने और देखने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।